हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम अग्रणी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर। तो मैं राहुल आर्य। तो आज हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन होगा अपना प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड सेपरेशन। जो अपन ब्लड बैंक में कंपोनेंट्स होंगे, होल ब्लड के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेशन करेंगे, कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, किस तरह से अपन क्या क्या टेक्निक्स होंगी, किस तरह से हम उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा आज का प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ब्लड कंपोनेंट्स एंड यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब भाई हम जब ब्लड है, होल ब्लड के कंपोनेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के बाद उनको यूजेस किस किस तरह करेंगे। ठीक है, तो वो सब अपन देखते हैं। तो अपना है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जब पहले के टाइम में ये टेक्निक्स नहीं थी, तब हम क्या करते थे, जो कोई जैसे मान लो कोई रिसिपिएंट या कोई पेशेंट है, अब उसके मान लो कोई आरबीसी कम पड़ गया, हेमोग्लोबिन कम पड़ गया बॉडी में। तो पहले के टाइम में जब ये टेक्निक्स नहीं थी, तब क्या करते थे हम, पूरा उसको होल ब्लड देते थे। क्या देते थे, उसको पूरा होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे, है ना। अब एक वो भी होता ना, जैसे कि मान लो कि हम कि कोई भी चीज़ है उसका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा कि बॉडी में तो कम तो आरबीसी है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन अपन पूरा होल ब्लड दे रहे हैं। होल ब्लड में तो सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनका जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलाइज नहीं होगा, जो बैलेंस होगा उनका वो बैलेंस नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखो, इन पास्ट ईयर्स ओनली होल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज। पहले के टाइम में क्या होता था, होल ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करते थे, लेकिन बट नाउ डेज वी आर ट्रांसफ्यूजिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। लेकिन अभी क्या करते हैं अपन, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन ही कम है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम है, तो हम क्या करेंगे, बस उसको पीआरबीसी ही ट्रांसफ्यूज करेंगे, है ना। मान लो किसी में लीवर डिजीज है या कोगुलेशन डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमें तो उसको कोगुलेशन फैक्टर्स ही देने, ना। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको एफएफपी देंगे। क्या देंगे, एफएफपी। एफएफपी क्या होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो कि क्या है, होल ब्लड का ही कंपोनेंट्स है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, वो डिसऑर्डर डिजीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करेंगे, ताकि जो उनका कंसंट्रेशन, जो उनका बैलेंस है बॉडी में ब्लड का, वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड टेकन रेस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू डोनर। अब हम जो ब्लड लेंगे तो ब्लड डोनर से लेंगे, उसके बाद डोनर से ब्लड लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब इसके ब्लड सेपरेशन के एडवांटेज क्या है, तो ब्लड सेपरेशन के एडवांटेज है, अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो हमें बॉडी में चाहिए ही नहीं, वो हम क्या करेंगे, उनको अवॉइड कर देंगे। जो हमें बॉडी में स्पेसिफिक कंपोनेंट्स चाहिए, जो जिसकी डेफिशिएंसी है, हम उसको ही ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है ना। आयरन ओवरलोडेड, नेक्स्ट ट्रांसफ्यूज होल ब्लड डिफरेंट कंपोनेंट्स टू डिफरेंट पेशेंट। अब जैसे कि मान लो होल ब्लड है, अब होल ब्लड से क्या होगा, चार कंपोनेंट्स अपन सेपरेशन करेंगे। चार कंपोनेंट सेपरेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग डिफरेंट, चार जो डिफरेंट पेशेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग, हम उनके डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको हम उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रिपरेशन। अब बेसिक्स देखो, अपन बेसिक्स में कैसे कंपोनेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अपना जो होल ब्लड होगा ना, जो अपना होल ब्लड होगा, हम उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, उसको लो स्पिन, क्या करेंगे, उसको लो स्पिन पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से सेपरेशन हो और हर कंपोनेंट का वैल्यू अच्छे से अपन निकाल पाए। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने मान लो लो स्पिन पे इसको सेपरेट किया, तो हमें पहले क्या मिला, प्लाज्मा, और इसको बोलते हैं अपन बफी कॉट। क्या बोलते हैं इसको अपन, बफी कॉट। अब बफी कॉट में होता क्या क्या है, तो बफी कॉट में अपने पाया जाता है
WBCs और प्लेटलेट्स, सॉरी, WBCs और प्लेटलेट्स। क्या हो गया? सॉरी फॉर मिस्टेक। तो जो अपना ये बीच वाला जो ये अपना वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये हल्का हल्का, जो अपना ये वाइट वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन बफी कॉट। अब बफी कॉट में क्या होगा? WBCs होंगी और प्लेटलेट्स होंगी। क्या होगा? WBCs और प्लेटलेट्स। ये क्या हुआ? प्लाज्मा। और ये क्या होगा? PRBC। क्या होगा? PRBC, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ओके। अब अपन PRBC तो सेपरेट हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको हाई स्पिन करेंगे। क्या करेंगे अपन इसको? प्लाज्मा और बफी कोट को क्या करेंगे अपन? सेकंड बैग में निकाल लेंगे, है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन? हाई स्पीड पे क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो ये है ना हाई स्पिन। क्या है इसको? हाई स्पिन। अब हाई स्पिन पे क्या करेंगे अपन? इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तब हमें क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स प्लस FFP। प्लेटलेट्स प्लस FFP। FFP मैंने बताया अभी। FFP क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है। और FFP से अपन क्या निकालते हैं? क्रायो प्रेसिपिटेट। FFP से क्या निकालते हैं? क्रायो प्रेसिपिटेट। अब क्रायो प्रेसिपिटेट में होता क्या है? जो अपने प्रोटीन्स होंगे ना, वो क्रायो प्रेसिपिटेट में आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? FFP से। कहाँ से आ जाएंगे? FFP से। ठीक है। अब देखते हैं होल ब्लड का अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो किस तरह से होगा। एक हाई, अगर मान लो हमने होल ब्लड को पहले ही हाई स्पीड पे अपन ने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? PPP। PPP बोले तो प्लेटलेट्स पुअर प्लाज्मा। उसमें क्या होगा? हाई स्पीड में प्लेटलेट्स अपन को नहीं आएंगी। ठीक है। और क्या मिलेगा अपन को? सेकंड, रेड सेल कंसंट्रेशन। अब मान लो मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अपन लो स्पिन पे पहले क्या करेंगे? अपन होल ब्लड को लो स्पिन पे क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर लो स्पिन पे अगर सेंट्रीफ्यूज करते तो हमें क्या मिलेगा? रेड सेल कंसंट्रेशन, जो PRBC होता है, और मिलेगा PRP। और क्या मिलेगा? PRP। अब PRP क्या होता है? प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, जिसमें कि प्लेटलेट्स की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, वो अच्छे से उसमें होगी। प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, है ना। अभी मान लो अब पहले हमने हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया था होल ब्लड को। अब हाई स्पीड पे करने के बाद उसको अगेन सेंट्रीफ्यूज करते हैं प्लाज्मा को, तो हमें क्या मिलेगा? FFP। क्या मिलेगा हमें? FFP। ठीक है। FFP और FFP से हम क्या निकालते हैं? क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। अब जो अपनी रेड सेल है, रेड सेल को किस कंडीशन में अपन यूज करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं? एनीमिया हुआ या फिर कोई प्रेगनेंसी के टाइम में हीमोग्लोबिन वगैरह कम पड़ जाता है, तब क्या करते हैं हम? PRBC ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन ने पहले देखा था कि लो स्पिन पे पहले अपन क्या करेंगे? उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा? PRP और रेड सेल, PRBC बोले जिसे, है ना। अब इसको जो PRP हमारे पास आया है, अब PRP को क्या करेंगे? हम हाई स्पिन पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे अपन? इसको हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें प्लाज्मा मिलेगा और प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन। क्या मिलेगा? प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन। ठीक है ना। अब प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन अपन किस टाइम यूज करते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन में। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है बॉडी में। क्या होता है उसमें? डेफिशिएंसी आ जाती है। किसकी? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी आ जाना प्लेटलेट्स की। ठीक है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस कंडीशन में प्लेटलेट्स जो अपनी डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन कुछ इक्विपमेंट्स जो हमें सेंट्रीफ्यूज में सेपरेशन में काम आते हैं, वो अपन क्या करेंगे? इक्विपमेंट्स देखेंगे। तो अपना मोस्ट इक्विपमेंट्स तो यही हो गया, सेंट्रीफ्यूज,
अब सेंट्रीफ्यूज नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज जो अपनी लेबोरेटरी में होता है नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज, वो वाला नहीं है। ये कौन सा है? ये रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज है। कौन सा सेंट्रीफ्यूज है? रेफ्रिजरेटर। अब इस रेफ्रिजरेटर में होगा क्या, जो उसका टेम्परेचर है ना, हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर को हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना प्लेटलेट सेकर। अब प्लेटलेट सेकर है जो अपनी प्लेटलेट्स हैं, तो देखो जो अपनी प्लेटलेट्स होंगी ना, उसको सेपरेशन के बाद अपन इसमें स्टोर रखते हैं। किस में रखते हैं अपन? इसमें स्टोर रखते हैं। तो पहला तो अपन इसको स्टोर किस टेम्परेचर पर करेंगे? 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो ये अपनी प्लेट्स, ये तुम्हें ट्रे दिख रही है, जो ये ट्रे है ना, इसमें ये ट्रे क्या है, ये मूवमेंट करती रहती है। ये क्या है? मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ताकि प्लेटलेट्स को मूवमेंट रहे, ठीक है, वो अच्छे से स्टोर हो पाए। अब इसके बाद आता है अपने प्लाज्मा एक्सप्रेसर। क्या आता है इसके बाद? प्लाज्मा एक्सप्रेसर। अब प्लाज्मा एक्सप्रेसर होता क्या है? प्लाज्मा एक्सप्रेसर बोले तो प्लाज्मा को एक्सप्रेस करके उसको बाहर निकालता है, बैग में से बाहर निकालता है। अब जैसे कि ये पीछे एक प्लेट है, इसके आगे एक ग्लास प्लेट है। क्या है? इसके आगे ग्लास प्लेट है ना। अब इस प्लेट के पीछे और ग्लास के पीछे अपन क्या करेंगे, वो जो अपने सैंडविच किया हुआ बैग है उसको अपन उसके बीच में रख देंगे। अब जो एक ग्लास प्लेट है ना, अब ग्लास प्लेट उसको अपन क्या करेंगे, उसको ऐसे प्रेस करेगी। क्या करेगी? इसको ऐसे प्रेस करेंगे हम उसको, ताकि क्या हो, जो अपनी आरबीसी है ना, जो अपनी आरबीसी है, आरबीसी क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो सैंडविच करने के बाद क्या होगा, पीआरबीसी हो जाएगी। पीआरबीसी क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ऊपर रहा क्या? प्लाज्मा, है कि नहीं। अब प्लाज्मा जो अपना होगा, प्लाज्मा को अपन मान लो किसी भी चीज को, बैग है, बैग में नीचे आरबीसी है, अब उसको अपन प्रेस करेंगे तो जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर का लिक्विड है, तो वो ऊपर से पहले निकलेगा ना, इससे ट्यूब से होके, है कि नहीं। तो वो ट्यूब से होके अपन पूरा प्लाज्मा उसको निकाल लेते हैं। और कब तक उसको निकालते हैं? तब तक कि आरबीसी ना आने दिखने लग जाए ऊपर तक, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये अपना ब्लड बैग ट्यूब सीलिंग, है ना, या पाइप सीलिंग बोलो तो। अब जो ये ट्यूब्स है हमारी, जो ब्लड बैग्स की ट्यूब है, अब मान लो भाई हमने इसमें से सीरम तो निकाल दिया, सॉरी प्लाज्मा तो हमने इसमें से निकाल दिया। अब प्लाज्मा निकालने के बाद क्या होगा, अपन इसको स्टोर भी तो करेंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये ट्यूब होगी, इस ट्यूब को क्या करेंगे हम, इसको सील करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम सील करेंगे, ताकि इसमें से ब्लड बाहर ना निकले। तो जो अपने ये है सीलर है जो अपना, वो सीलर के यहाँ पे क्या होगी, एक रॉड होती है। क्या होगी? एक रॉड होती है। और वो रॉड क्या कैसी होती है? हीट, मतलब वो गर्म होती है। क्या होती है? वो गर्म होती है, ताकि अब जैसे कि अपना प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को अपन किसी, जैसे मान लो पाइप है, इसको इस तरह से दबा देंगे गर्म रॉड से, तो क्या होगी, वो अंदर से सील हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये क्या करती है, इसको सील कर देगी। किसको सील कर देगी? इस पाइप को। जो ये पाइप दिख रही है, इसको सील कर देती है, ठीक है। ये अपने इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि अपने मोस्टली यूज आते हैं सेपरेशन के टाइम में। अब आता है अपना फर्स्ट कंपोनेंट पीआरबीसी। क्या आएगा अपना फर्स्ट कंपोनेंट? पीआरबीसी। अब पीआरबीसी है जो अब अपना ब्लड बैग है। अब ब्लड बैग में अपन डोनर से जब ब्लड लेंगे, डोनर से क्या लेंगे, हम ब्लड लेंगे। अब वो ब्लड को एंड मतलब उस ब्लड को अनक्लोटेड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स करना पड़ेगा। तो वो एंटीकोगुलेंट कौन सा होगा, जो मोस्टली अपने लेबोरेटरी ब्लड बैंक में यूज होता है, वो होता है सीपीडीए। कौन सा? सीपीडीए, सॉरी सीपीडीए। सीपीडीए है क्या? सीपीडीए सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉस एडेनिन। क्या है? सीपीडीए सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉस एडेनिन। अब इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी भाई, जो हमारे ब्लड बैग होंगे ना, तो ब्लड बैग मोस्टली दो टाइप के होते हैं हमारे, एक तो 350 ml और एक होगा 450 ml। 350 ml और 450 ml, ठीक है। अब इसका अपन अलग से बताएंगे ब्लड बैग जब पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन मोस्टली इसी को यूज करते हैं ज्यादातर तो, है ना। अब जब इसको यूज करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने आपको क्या बताई,
100 ml ब्लड में 14 ml क्या चाहिए हमें, CPDA चाहिए, है ना। तो अपन 350 ml का बैग लेते हैं, उसमें तो कितना CPDA होगा, 49 ml अप्रॉक्स, कितना होगा 49 ml अप्रॉक्स, ठीक है। अब जो अपना CPDA है, CPDA को जब अपन PRBC में मिक्स करेंगे, सॉरी ब्लड में मिक्स करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 35 डेज तक लाइफ होगी PRBC की। कितनी लाइफ होगी, 35 डेज तक, है ना। अब मान लो हमें इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाना है, ताकि कुछ टाइम्स या कुछ डेज और बढ़ जाए इसका स्टोर करने के लिए, ताकि कुछ टाइम तक इसको और अपन स्टोर कर सकें, है ना। तो अपन इसमें क्या मिलाएंगे, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होगा, वो उसका क्या नाम है, सैगम, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद इसका जो मिक्स करने के बाद जो उसकी लाइफ बढ़ेगी वो कितनी डेज बढ़ेगी, 7 डेज। कितनी डेज लाइफ बढ़ जाएगी इसकी, 7 डेज इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। अब 7 डेज और 35 प्लस कितना हो गया, 42 डेज। तो अपने सैगम मतलब प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन सैगम और एंटीकोगुलेंट CPDA दोनों को मिला के PRBC की लाइफ कितनी होगी, 42 डेज। कितनी होगी इसकी लाइफ, 42 डेज, ओके। अब इसको जब स्टोर करेंगे अपन, जब इसको स्टोर करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देखो। अब बेनिफिट्स में क्या होगा, जो अपन 1 यूनिट PRBC किसी पेशेंट को या किसी रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे, है ना, तो 1 ग्राम DL क्या होगा, HB इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट में हम 1 यूनिट PRBC ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा उसमें, है ना। और 3% क्या इंक्रीज होगा, PCB या हेमेटोक्रिट, PCB या हेमेटोक्रिट, ठीक है। ये अपने इसके बेनिफिट्स होंगे 1 यूनिट PRBC ट्रांसफ्यूज करने के। क्या ये बेनिफिट्स होंगे, 1 ग्राम 1 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होगा, हेमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, और 3% PCB या हेमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसी के बारे में, थोड़ा प्रोसीजर के बारे में। तो अपना पैक्ड रेड ब्लड सेल आर ऑब्टेन बाय रिमूवल सुपरिटेंडेंट प्लाज्मा फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड, है ना। अब जब अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी PRBC है वो क्या होगी, इसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ये तो हमारा ब्लड बैग हो गया, है ना। अब हमने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, इसको जो अपनी RBCs होंगी, PRBC होगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अब सेटल डाउन होने के बाद क्या हुआ, ऊपर प्लाज्मा आ गया, ऊपर क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया। अब प्लाज्मा को मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा एक्सप्रेस है, उसको प्रेस करके जो अपना पूरा प्लाज्मा इस बैग में अपन ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं, तो ट्रांसफर कर लेते, जो पूरा प्लाज्मा हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कितने RPM पे चलाएंगे, देखो अप्रॉक्स मान लो तो 3500 RPM, ठीक है। RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। जो अपनी सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी वो 1 मिनट में 3500 राउंड लगाने हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 3500 RPM पर मिनट, है ना। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अपन जब प्लाज्मा सॉरी ब्लड को अपन जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो 3 पार्ट्स में आता है ना। प्लाज्मा हो गया, बफी कॉट हो गया, और ये अपना हो गया PRBC, है ना। अब इस 1% जो बफी कॉट होगा इसमें क्या होगा, WBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है, WBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसको कितने टाइम तक अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 5 to 7 मिनट्स, 5 या 7 मिनट तक अपन इसको क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन को अपन चलाएंगे। और उस सेंट्रीफ्यूज मशीन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अपन जो सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे वो रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज होगा,
है ना। अब उसका जो टेम्परेचर अपन मेंटेन कर सकते हैं, तो अपन को उसका टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर करना पड़ेगा उसका, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लेटलेट्स। क्या, अब प्लेटलेट्स जो अपन सेपरेट करते हैं, तो अपन प्लेटलेट डोनर से दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो होगा सिंगल डोनर और एक होगा रैंडम डोनर। एक तो सिंगल डोनर और एक रैंडम डोनर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो ये सिंगल डोनर होगा, हम इसकी बॉडी से ओनली प्लेटलेट्स ही लेते हैं। क्या लेते हैं हम इसकी बॉडी से, ओनली प्लेटलेट्स ही लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके प्लेटलेट्स ही अपन लेंगे, ठीक है ना। और रैंडम डोनर से अपन सारे कंपोनेंट्स मोस्टली निकालते हैं, ठीक है ना। अब जो इसका बेनिफिट्स होगा वो कितना कितना होगा। अब एक बात और देखो, जो अपन बेस्ट रहेगा, जो अपन का बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, आरडीपी। क्योंकि आरडीपी में अपन डोनर कोई भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी तो नहीं लेकिन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो अपना एचडीपी होगा, एचडीपी में क्या है, अपन कोई भी वीक डोनर नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते अपन, वीक या कमजोर डोनर अपन नहीं ले सकते। और जो लेडीज होंगी, जो फीमेल्स होंगी, उनको हम ले ही नहीं सकते, अवॉइड करते हैं उनको, ठीक है। अब इनके बेनिफिट्स में क्या होगा, जो अपन एक यूनिट एचडीपी की लेंगे तो उसमें क्या होगा, 30K to 50K तक क्या होगी, प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगी। 30,000 से 50,000 तक क्या होगा, एक यूनिट एचडीपी पे प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगी। लेकिन जो अपनी आरडीपी है, जो अपनी आरडीपी में क्या होगा, आरडीपी पे ओनली 10K मतलब 10,000 के अप्रोक्सी प्लेटलेट्स बढ़ेंगी या इंक्रीज होंगी। एक यूनिट आरडीपी चढ़ाने पर क्या होगा, 7 से 10,000 तक प्लेटलेट्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मल बॉडी में प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है हेल्दी बॉडी में, वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख। कितनी होगी वो, 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक है। अब इसका स्टोरेज देखो, अब इसका जो स्टोरेज है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, रूम टेम्परेचर में 22 to 24 डिग्री सेल्सियस, 22 to 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसकी जो सेल्फ लाइफ होगी, वो सेल्फ लाइफ क्या होगी, 5 डेज। क्या होगी इसकी सेल्फ लाइफ, ओनली 5 डेज। अब हम इसको डोनर से सेपरेट करने के बाद इसको 5 डेज तक ही हम ब्लड बैंक में स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अपन डिस्कार्ड करेंगे अगर ये किसी के यूज नहीं आया तो, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि ये प्लेटलेट सेकर है, जो ये ट्रेज है ये सेक करती रहती है, इस तरह से मूवमेंट करती रहती हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका प्रिपरेशन देखो, प्रिपेयर विद इन 6 आवर ऑफ कलेक्शन। जो हमारी पीआर जो प्लेटलेट्स होंगी उसको क्या करेंगे हम, विद इन 6 आवर में क्या करेंगे हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अपन को जो अगर प्लेटलेट सेपरेट करनी है तो हम क्या करेंगे, होल ब्लड को लो स्पिन पे चलाएंगे पहले, ताकि जो हमें पीआरपी मिल सके। पीआरपी क्या है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए चलाएंगे इसको, 10 मिनट के लिए। कितने आरपीएम पे, 1500 आरपीएम पर, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर क्या होगा सेंट्रीफ्यूज का, जो रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज है उसका टेम्परेचर क्या होगा, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। भाई अब अपन जब पता है पीआरबीसी सेपरेट कर रहे थे, जब अपन पीआरबीसी सेपरेट कर रहे थे तो उस टाइम सेंट्रीफ्यूज का टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री। लेकिन अब अपन प्लेटलेट्स को सेंट्रीफ्यूज करना है तो उस कंडीशन में अपन को टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूज का, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक यूनिट में कितना आएगा, 7,000 से 10,000, ठीक है, प्लेटलेट्स आएंगी, ओके। अब देखते हैं अपना एफएफपी। अब क्या देखेंगे अपना एफएफपी। अब एफएफपी होता क्या है, एफएफपी मैंने अभी बताया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं सॉरी, अब इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसलिए कहते हैं, जो हम होल ब्लड डोनर से लेंगे उसको अपन प्रोसेस करके उसमें से जो एफएफपी होगा उसको विद इन 6 आवर, विद इन 6 आवर में क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने के तुरंत बाद हम इसको क्या करेंगे, फ्रोजन कर देते हैं। सेपरेट करने के तुरंत बाद क्या कर देंगे, इसको फ्रोजन कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्टोरेज टाइम है,
अब इसकी जो लाइफ है वो 1 ईयर है, लाइफ क्या है 1 ईयर। और टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा हमें, -30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, -30 डिग्री सेल्सियस। इट कंटेन्स ऑल कोगुलेशन फैक्टर्स, इट कंटेन्स ऑल कोगुलेशन फैक्टर्स। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अपन एफएफपी को कहाँ यूज करते हैं, जहाँ कोई लिवर डिजीज हो या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर हो, बताया था ना। तो क्योंकि क्यों यूज करते हैं उसे, इट कंटेन ऑल कोगुलेशन फैक्टर्स। जो अपने कोगुलेशन फैक्टर हैं वो क्या है, इसी में अपने एफएफपी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपना ये लेवाइल फैक्टर है, ये क्या होता है, ये बहुत कम होता है। क्या होता है, ये लेवाइल फैक्टर बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। अब क्रायो प्रेसिपिटेट आता कहाँ से, क्रायो प्रेसिपिटेट को अपन सेपरेट करते हैं एफएफपी से। कहाँ से सेपरेट करते हैं अपन, एफएफपी से, ठीक है। अब एफएफपी से सेपरेट करेंगे तो इट कंटेन प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स फ्रॉम एफएफपी। जो सारे प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स होंगे वो कहाँ से होंगे, फ्रॉम एफएफपी। और एफएफपी से क्या भाई, जब फ्रोजन है, फ्रोजन प्लाज्मा है अपना एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो भाई वो तो फ्रोजन है, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले मेल्ट करेंगे, सॉरी अपन उसको क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे। अब मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से, एफएफपी से किस में आ जाएंगे, क्रायो प्रेसिपिटेट में। और ये फैक्टर्स भी उसमें आ जाएंगे, जिसमें कि मोस्टली फिब्रिनोजेन, फैक्टर 13 और फैक्टर 8, ये सारे अपने कंटेंट्स इसमें होंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब इसके देखते हैं अपन, भाई अपने अब सारे कंपोनेंट्स अपने देख लिए कि किस कंपोनेंट्स को किस तरह सेपरेट करते हैं, और उनको कितने कितने आरपीएम पर सेपरेट करने के लिए कितना कितना टेम्परेचर हमें सेंट्रीफ्यूज का रखना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद हमने इसके सारे स्टोरेज देख लिए, स्टोरेज का टेम्परेचर देख लिया, उनकी लाइफ देख ली। अब अपन देखते हैं, अपन भी सेपरेट कर लिया, स्टोरेज देख लिया, टाइम लाइफ स्पेन देख ली, है ना। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब इसके बाद देखना है हमें यूज कहाँ कहाँ करने हैं, मतलब किस पेशेंट, मतलब किस डिजीज में हम कौन सा कंपोनेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वो देखते हैं। तो देखो पहले क्या आपने डोनर से ब्लड लिया, कौन सा ब्लड लिया, होल ब्लड लिया, और उसको सेपरेट करके कितने कंपोनेंट्स में कर दिया, 4 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया। फर्स्ट पैक्ड सेल, जिसको अपन पीआरबीसी बोलते हैं, सेकंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, थर्ड प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन, और फोर्थ क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब रिसिपिएंट डिजीज देखो, जो पेशेंट होगा, जो रिसिपिएंट होगा, उसमें कौन सी डिजीज होगी तो हम कौन सा कंपोनेंट्स को ट्रांसफ्यूज करेंगे, है ना। अगर किसी पेशेंट के थैलेसीमिया एनीमिया है, तो किसी पेशेंट के थैलेसीमिया एनीमिया है। अब एनीमिया होता क्या है, एनीमिया किस कंडीशन को बोलते हैं, जिस कंडीशन में हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन और आरबीसी डाउन पड़ जाते हैं, उसी कंडीशन को अपन एनीमिया कहते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें पीआरबीसी तो देनी होगी, क्योंकि उसी में तो हेमोग्लोबिन और अपने रेड आरबीसी मिलेगी, है ना। तो इस कंडीशन में हम थैलेसीमिया और एनीमिया कंडीशन में क्या करेंगे, पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं रिसिपिएंट, ठीक है। अब मान लो किसी पेशेंट रिसिपिएंट के लीवर डिजीज है, किसी पेशेंट के लीवर डिजीज है, या कोगुलेशन डिसऑर्डर है, या क्या है, कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसको एफएफपी ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसको एफएफपी ट्रांसफ्यूज करते हैं। और मैंने एफएफपी में आपको बताया था, एफएफपी में क्या होता है, जो एफएफपी के कंटेंट्स होंगे उसमें क्या होगा, सारे क्लोटिंग कोगुलेशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एफएफपी ट्रांसफ्यूज करते हैं, किस किस डिजीज के पेशेंट को, या लिवर डिजीज हो या कोगुलेशन डिसऑर्डर हो, ठीक है। अब सेकंड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो मोस्टली सबको पता ही है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, है ना। और बैन मरो फेल्यूर में, बैन मरो फेल्यूर में भी प्लेटलेट्स डाउन होंगी, और डेंगू फीवर में। अब डेंगू फीवर में मान लो अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। भाई अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा डाउन होगी, बहुत ही ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसका इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उसको प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन या प्लेटलेट्स
उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट अपना क्रायो प्रेसिपिटेट। अब मैंने तुम्हें अभी बताया क्रायो प्रेसिपिटेट में क्या होगा, हीमोफीलिया ए और फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी। भाई मैंने बताया था ना भी कि फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी मतलब फिब्रिन उसमें क्रायो प्रेसिपिटेट में था, प्रेजेंट था ना कंटेंट। तो अपन क्रायो प्रेसिपिटेट को किस कंडीशन में अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट में, या तो पेशेंट के हीमोफीलिया ए या फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी हो, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को क्रायो प्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या है देखो, अब अपन ने ये जो सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ा है हमने, तो ये कोई ये अपने हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कभी कभी 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, या कोई स्पेशल कंपोनेंट्स को या एक या दो कंपोनेंट्स को स्पेशल कि किस तरह इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो 5 नंबर में पूछ लेते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने बताया है आपको, जो समझा है पूरा, वो 20 नंबर में आता है। क्या आता है 20 नंबर में। अब 20 नंबर में आएगा किस तरह से कि जो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके रिएक्शंस लिखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखो, या फिर जो अपना होल ब्लड है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेशन करके लिखाओ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें इस तरह से आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार अपने प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो अपन इसी तरह अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे जो कि हमारे हेमेटोलॉजी में अच्छा क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन अपने आता हुआ हो और उसके नंबर्स भी अपन को ज़्यादा अच्छे से मतलब जो ज़्यादा नंबर कंटेन करता हो, जो टॉपिक जो अपने ज़्यादा नंबर कंटेन करता हो, उस टॉपिक्स को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।